राजस्थान की सरकार 2 साल बेमिसाल पूरे कर चुकी है और इसको लेकर आज वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने तमाम अपनी जनहितकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और इसी पर बातचीत करने के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उनका रुख करते हैं। डोटासरा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी राजस्थान में और बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 साल आप लोगों ने पूरे किए हैं। आपसे समझना चाहेंगे डोटासरा जी, जब बात होती है सरकारों के साल दर साल अपने अवधि को पूरे करने को लेकर तो लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं आप लोगों से। ऐसे में चूंकि आज किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप लोगों से बातचीत की शुरुआत इसी मुद्दे से करें, क्योंकि एक तरफ आप लोग जब चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त आपने कर्ज माफी का वादा किया था, सत्ता में आए, सीमित समय में वादे के अनुसार आपने एक कदम उठाया। दूसरी तरफ आज किसान जो है सड़कों पर हैं। क्या कुछ अगर इन 2 सालों में देखें किसानों के लिए अशोक गहलोत सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं और किस तरह से आप लोग उसे कामयाब कदम मानते हैं? देखिए, सरकार 17 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी और शपथ के तुरंत 10 दिन बाद में ही, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम किसानों का कर्जा 2 लाख रुपए तक का माफ करेंगे, तो हमारी सरकार ने 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ करने का जो है वो जो वादा था उसको निभाते हुए सरकारी आदेश जारी किए और 8,000 करोड़ से ज़्यादा का ऋण माफ उनका किया जा चुका है। और जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से लिख दी गई थी कि चूंकि ये जो वन टाइम सेटलमेंट है वो केंद्र के सहयोग के बगैर हो नहीं सकता है, तो उसके लिए अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और बाकी जो बिजली के, कृषि के बिल जो है वो टैरिफ नहीं बढ़ाई जाएगी, अगर जो टैरिफ बढ़ाई जाएगी तो उसका सब्सिडी के रूप में सरकार देगी। और आप देखिए 2 साल में 27,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में सरकार ने दिए हैं। और जो वीसीआर का मामला था, कहीं विद्युत चोरी की बात आती थी, वीसीआर भरी जाती थी, तो 70% उस वीसीआर का जमा कराने पे ही उसको समझौता समिति में लिया जाता था। हमारी सरकार ने एक फैसला किया और 20% जो है वो पैसा दे करके वो किसान अपनी सेटलमेंट कमेटी में आकर के समझौता करा सकता है। और जो गैर उपभोक्ता थे उसके जो वीसीआर भरी गई उसको देना होता था, वरना उसके जब कभी भी कनेक्शन नहीं होता था तो उसको भी एईएन लेवल के ऊपर अगर वो 50% पैसा एक मुश्त दे करके सेटलमेंट कराना चाहता है तो उसकी पूरी वीसीआर माफ कर दी जाती है। और मैं समझता हूँ कोई लगभग 1,60,000 कृषि कनेक्शन भी दिए गए हैं। 2.5 लाख के लगभग किसानों को और गरीबों को जो घरेलू कनेक्शन भी विद्युत के दिए गए हैं। तो इस प्रकार से चाहे ऋण का मामला हो, चाहे किसानों की बात हो, और दूसरी जो केंद्र सरकार ने 3 कानून किसानों के हित के बताते हुए लेकर के आए, वो तीनों कानून किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की थी, किसी किसान ने मांग नहीं की, किसी स्टेट की असेंबली ने मांग नहीं की, लोकसभा में किसी सांसद ने मांग नहीं की, लेकिन मोदी जी ने बड़े उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए ये तीनों काले कानून लेकर के आए। जो कृषि राज्य का विषय है उसको उन्होंने केंद्र के माध्यम से जो किसानों की उपज है उसके ऊपर डाका डालने की कुचेष्टा की गई। उन तीनों काले कानूनों को रोकने के लिए राजस्थान की विधानसभा में बिल पारित किए गए और ये कहा गया कि एमएसपी से नीचे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का व्यक्ति ले नहीं सकता, हमारे स्टेट में परचेज नहीं कर पाएगा उनकी उपज को, और मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी। और कालाबाजारी की जो छूट दे दी गई थी कि भाई कोई कितना भी भंडारण करे, लिमिट ईसी एक्ट में जो खत्म कर दी गई थी उसको भी वापस राइडर लगा दिया गया, जिससे किसान की उपज उद्योगपति लेकर के जो कमी बता करके कालाबाजारी करके और किसी के साथ शोषण नहीं कर सके उस बात को भी। लेकिन महामहिम राज्यपाल ने उनको महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नहीं भेजा है, तो मैं समझता हूं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो जायज कर रहे हैं। और मोदी जी को, जो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए यूपीए के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लिखते थे कि किसानों के लिए कानून लाइए और ला करके आप एमएसपी अनिवार्य कर दीजिए, वो मोदी जी अपनी बात से पलट रहे हैं। तो राजस्थान की सरकार किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है, लेकिन केंद्र की सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है। डोटासरा साहब, 24 महीने का कार्यकाल है एक तरफ और उसमें अगर देखें तो तकरीबन जो है 10 महीने कोरोना काल रहा, जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल रहा। राजस्थान की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने भी माना था कि राजस्थान में बहुत बेहतर काम अशोक गहलोत
के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि एक तरफ जहां कोरोना को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है कई योजनाओं की लॉन्चिंग हो रही है और इस दिशा में भी कभी कमी नहीं आने दी। अगर मुख्यमंत्री की बात करें, बीच में सियासी उथल पुथल की स्थितियां भी रही, लेकिन इन तमाम चीजों को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि अगर कोरोना काल नहीं होता, सियासी उथल पुथल की स्थितियां नहीं होती, तो आज सरकार जो है मील का पत्थर साबित होती, कुछ और बेहतर गति से जो है विकास कार्य देखने को मिलते राजस्थान में? देखिए, हमारी सरकार को विरासत में बेरोजगारों का आक्रोश, किसानों की बदहाली, अर्थव्यवस्था की तंग हालत, ये सब चीज़ें मिली थी। लेकिन शुरुआत के 12 महीने में इतनी शानदार तरीके से सरकार ने काम किया, सब वर्गों को संतुष्ट करने का काम किया। लेकिन ये कोरोना बीच में आ गया। और कोरोना भी क्यों आया, आप सबको पता है कि नमस्ते ट्रंप मोदी जी करवा रहे थे। मध्य प्रदेश की सरकार चुनी हुई लोकतांत्रिक रूप से उसको गिराने में व्यस्त थे और कोरोना विदेशों से आ गया। और प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना काल में सब स्टेट्स को अपने अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया। गरीबों ने किस प्रकार, मजदूर पैदल चलते रहे, उनको खाना नहीं मिला, अनाज नहीं मिला, जो स्थितियां बनी आप सबके सामने हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लाने के बजाय उस वैक्सीन जहां बन रही है वहां पर फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं। तो ये जो स्थितियां बनी है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने, आप देखिए 1350 से अधिक विकास कार्यों का तो आज लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। तो आप समझिए कि इस कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। और जो बेरोजगार थे, शिक्षित बेरोजगार, जिनकी नौकरियां कोर्ट में अटका के बीजेपी चली गई थी, उस बीजेपी की सरकार के समय से अटकी हुई नौकरियों को निकाल करके सेकंड ग्रेड की भर्ती की है, प्रधानाध्यापक की भर्ती की है, थर्ड ग्रेड की भर्तियों को हमने स्कूलों में उतारने का काम किया है, शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की है, 80,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देने का काम किया है, 31,000 की आज 25 अप्रैल की घोषणा की गई है थर्ड ग्रेड के टीचरों की। तो हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, या तो राजस्थान के अंदर दो कामों में लगे हुए हैं, एक तो अपनी स्वयं की पार्टी के बड़े चेहरे को मिटाने में लगे हुए हैं, और एक लोकतांत्रिक रूप से राजस्थान की बहादुर जनता ने खून पसीने से जो सरकार चुनी थी उसको, सरकार को गिराने के षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। उनको चाहिए कि सरकार अगर कोई कमी खामी रख रही है तो उसको बताएं, उन योजनाओं में कोई कमियां हैं तो उसको इंगित करें, किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा तो उसको बताएं। वो काम नहीं कर रहे हैं कि ये सरकार 2 महीने रहेगी, 6 महीने रहेगी, 4 महीने रहेगी, कि वो उनको अब कब से सपने आने लगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं उनके। ये न तो सरकार जाने वाली है और आगे भी कांग्रेस की सरकार आएगी। डोटासरा साहब, सबसे एक महत्वपूर्ण बात का आपने जिक्र किया बेरोजगारों को लेकर, और अमूमन बतौर पत्रकार जब भी हमारा राब्ता लोगों से होता है, युवाओं से होता है, तो बेरोजगारी की समस्या जो है निकलकर सामने आती है। आप लोगों ने कहा कि इस दिशा में आपने लगातार काम किए हैं, जो अटकी हुई भर्तियां थी उसे क्लियर कराया है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा आपको नहीं लगता कि अगर केंद्र सरकार से सामंजस्य बेहतर होता तो नए रोजगार जो सृजित करने हैं इस दिशा में आप लोगों को ज्यादा कामयाबी मिलती? और अगर रोजगार सृजन की हम बात करते हैं तो उसमें आप मौजूदा सरकार को, अपनी सरकार को कितनी नंबर देने चाहेंगे? अगर 10 में से हम देखें कि नए कितने रोजगार आप लोग युवाओं को दे पाए हैं, कितने नंबर देंगे आप अपनी सरकार को? देखिए, जो पहला साल था वो हमारा भारतीय जनता पार्टी ने जो बिना वित्तीय प्रबंधन किए ही सैंक्शनें निकाल दी और निकाल दी, जो अराजकता का माहौल छोड़ के गए थे, जो आक्रोश का माहौल छोड़ के गए थे, जो भर्तियों को कोर्ट में अटका के गए थे, उसको ठीक करने में लगा। और दूसरा साल आता उससे पहले ही कोविड आ गया, और कोविड में हमारे को अपने हाल पे छोड़ दिया। हमारे स्टेट का GST का पैसा वो लोग बाग नहीं दे रहे हैं, और जो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने की, सरकारी नौकरी देने की बात करने वाली केंद्र की सरकार ने वापस हमको असहयोग किया है। सहयोग करने का कोई काम नहीं। अगर वो हमारा रुका हुआ GST का पैसा हमारे हक का स्टेट का भी दे दे तो हम और ज्यादा भर्तियां निकाल करके बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर सकते हैं। तो केंद्र की सरकार को तो क्या नंबर दें? अगर कोई जुमले फेंकने हो, झूठे वादे करने हो तो 100 में से 100 हैं। काम करने में अगर दूं तो मैं तो 2 नंबर भी नहीं देता 100 में से, क्योंकि ये तो बिल्कुल ग्रेस से पास होने वाली भी केंद्र सरकार नहीं है। और राज्य सरकार ने जिस
जिस प्रकार से कोरोना काल में ऐतिहासिक काम किया है, इसके बावजूद आप देखिए वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर है, फिर भी 31,000 की भर्ती एक साथ निकालना, ये तो बीजेपी का शासन था तो वित्तीय स्थितियां ठीक होने के बावजूद भी आखिरी में 50,000 की भर्ती निकाली थी जो पूरी नहीं कर पाए। 26,000 की भर्ती तो हमने आने के बाद में कोर्ट से निकाल करके पूरी की है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 5 साल में उन्होंने नौकरियां दी उतनी नौकरी तो 80,000 के लगभग तो हम दे चुके, और अभी 3 साल हमारे पास में है। अगर ये कोरोना नहीं आता तो अब तक ये जो 3rd ग्रेड की भर्ती हम करके 3,000 की व्याख्याता की भर्ती भी और कर देते और बाकी 2nd ग्रेड की भर्ती भी निकाल देते। लेकिन जो स्थितियां बनी वो आप और हम सबके सामने। लेकिन कोरोना काल का भी सदुपयोग हमारी सरकार ने किया। तमाम विभागों की समीक्षा की गई, मॉनिटरिंग की गई, सूक्ष्मता के साथ में उसको परखा गया, जांचा गया और जनहित के अनेकों फैसले किए गए जिससे जनता आज थोड़ा राहत महसूस कर रही है। डॉक्टर साहब, अब तक जो बातें हुई, पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर, पीसीसी चीफ के तौर पर आपसे हमने सवाल पूछा, शिक्षा मंत्री के तौर पर भी मैं चाहूंगा कि आपसे कुछ सवाल पूछा जाए। आज मुख्यमंत्री की तरफ से सौगातें दी गई, रीट भर्ती पर भी जो है उनकी तरफ से, क्योंकि ये लंबे समय से इंतजार था। जो रीट अभ्यर्थी हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि सरकार हमारी मांगों की तरफ ध्यान दे, और इस दिशा में जो आज मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया उस पर आप क्या कहेंगे? साथ साथ जिस तरह से अभी अभिभावक और स्कूलों को लेकर जो है टकराव की स्थिति है, उसमें भी आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं। जितनी उम्मीदें अभिभावकों को आपसे है उतनी ही उम्मीदों की नजरों से जो है स्कूल संचालक भी आपको देख रहे हैं। तो आप इस पूरे चीजों को बतौर शिक्षा मंत्री किस तरह से प्रेजेंट करना चाहेंगे? देखिए, कोरोना काल में सबको तकलीफ हुई है, चाहे अभिभावक हो, बच्चे हो, प्राइवेट स्कूल हो, चाहे सबको तकलीफें हुई हैं। लेकिन फिर भी हमने जो सरकारी आदेश अक्टूबर में निकाला था फीस को लेकर के, सिंगल बेंच ने और डबल बेंच ने आज वहाँ पर उसको स्टैंड किया है कि नहीं, जो सरकार ने फैसला किया था वही सही है। हमने दोनों पक्षों को सुनकर के ये फैसला दिया था कि जब पाठ्यक्रम शुरू होगा, क्लासेस शुरू होंगे, जितना प्रतिशत पाठ्यक्रम आप लोग पढ़ाओगे उतना ट्यूशन फीस का उतना प्रतिशत आप ट्यूशन फीस ले सकते हो। और अगर ऑनलाइन एजुकेशन में कैपेसिटी बिल्डअप के लिए आप कोई काम कर रहे हो तो आप अभिभावक को बता दीजिए कि हम ये आपके बच्चे को ये सुविधा ऑनलाइन देंगे और इसका इतना पैसा लेंगे। अगर वो लेना चाहता है, वो अपने बच्चे का जो ज्ञान बढ़ाना चाहता है, कैपेसिटी बिल्डअप करना चाहता है, तो वो आपको पैसे दे देगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि बच्चा घर बैठा और आपको पूरी की पूरी फीस दे दी जाए। तो मैं समझता हूं उनको तकलीफें हुई है। प्राइवेट स्कूलें काफ़ी हैं जो बंद होने के कगार पे हैं, हम भी समझते हैं, उनके संबलन के लिए भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभिभावकों की और बच्चों की में उनको चिंता है। आप देखिए, हमारी शिक्षा विभाग में एनसीईआरटी सिलेबस हमने लागू किया जो पूरे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रूप में काम आएगा। नो बैग डे हमने किया है। हमने इंग्लिश, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली हैं। आज 65,000 बच्चों को एडमिशन दे दिया। 25,000 से लेके 50,000 तक एक प्राइवेट स्कूल में जो गरीब का बेटा फीस देता था उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी। आप एक से एक बढ़ करके, आप शिक्षकों का जो प्रशिक्षण का सवाल था उसमें दूर दूर तक रात्रिकालीन प्रशिक्षण देते थे, उसको हमने खत्म कर दिया। जो उनकी जो सेशन या समय की सारणी की जो परिवर्तन की मांग कर रहे थे उसको हमने ठीक करने का काम किया है। इनकी डीपीसीज करवाई है, इनकी नियुक्ति दी है, ऑनलाइन काउंसलिंग कराई है, बाबुओं की टोटल भर्ती कर दी। आज हमारे स्टेट में एक भी पद जो है वो कनिष्ठ सहायक का कोई खाली नहीं है। पीटीआईज की भर्ती की है कि खिलाड़ी खेले। तो जो अनेकों फैसले ऐसे, बाल सभा हमारे द्वारा की गई, सरकारी स्कूलों में एनुअल फंक्शन हमने कराया, पता नहीं कितने नवाचार किए हैं देश में। आज हमारा राजस्थान का नाम है क्वालिटी एजुकेशन में। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है डॉक्टर साहब की, इस दिशा में जो नवाचार हुए हैं काबिलियत तारीफ है, और दूसरे राज्यों ने भी इस पॉलिसी को अपनाने और इससे सीखने की कोशिश की है, ये हम सब लगातार देखते रहे हैं। अब बतौर पीसीसी चीफ आपसे एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन अब तक उसका मुफीद जवाब देने के लिए कोई चेहरा निकलकर सामने आया नहीं, गोलमोल बातें हमने सुनी हैं। तो ये जो सवाल है, जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी है उसको लेकर मैं चाहूंगा कि आप स्पष्ट तौर पर बताएं कि क्या कुछ कितने नजदीकी भविष्य में हम ये देख पाएंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण, सचिन पायलट को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर कहीं ना कहीं एक स्थितियां हैं खुद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी कि अब पायलट को लेकर आगे क्या, तो इस पर क्या आपकी पीसीसी चीफ के तौर पर कोई खास रणनीति कुछ बताना चाहेंगे आप?
देखिए, राजस्थान में हम जो निर्दलीय साथी जो हमारे साथ हैं, प्लस कांग्रेस के साथी जो बसपा से कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, वो तमाम 123 लोग एकजुट हैं और हम सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का हम हिस्सा हैं, हम सरकार का हिस्सा हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। पीसीसी का जो नया गठन होना है वो ही जल्दी हम उम्मीद करते हैं दिसंबर के माह में अंत तक हो जावे। उसके बाद में राजनीतिक नियुक्तियां या मंत्रिमंडल का फेरबदल, ये सब मुख्यमंत्री और आला कमान की आपसी समन्वय और समझ के ऊपर निर्भर करता है। वो चीज जो हमसे अगर कोई राय ली जाती है तो हम दे देते हैं। पीसीसी चीफ के नाते के वर्कर्स जो काम करने वाले लोग हैं, जिनको संगठन में एडजस्ट करना होता है, लेकिन अंतिम फैसला राजनीतिक नियुक्तियों का और मंत्रिमंडल का मुख्यमंत्री और आला कमान करता है। और पीसीसी के प्रस्ताव हम लोग भेजेंगे और उसके बाद में आला कमान आदरणीय माकन साहब और सोनिया गांधी जी सचिन पायलट को लेकर भी कोई प्रस्ताव भेजेंगे? तो मैं समझता हूं कार्यकर्ताओं को जो जोड़ करके जो साथ चलने की बात है उसको करना। आप देखिए, हम कौन भेजने वाले हैं जी? सचिन पायलट जी 6.5 साल मेरे से पहले अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अच्छा एज ए अध्यक्ष अच्छा काम किया है। उप मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं, आला कमान के काफ़ी नज़दीक हैं। हम सब साथ मिलकर के, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, हम साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। भाजपा की मिली वो जो मनगढ़ंत बातें हैं कि वो भाजपा के लोग हमें दरार पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल, चलिए, भाजपा दरार पैदा करना चाहती है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि एकजुट होकर और जो स्थिर सरकार की परिकल्पना पूरे राजस्थान ने की थी वो स्थिर सरकार आप लोग दे पाए। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को 2 साल पूरे करने के लिए, और आने वाला जो वक्त है इसी तरह से जनहितकारी फैसले जो है हम देखते रहें लोगों के लिहाज से आपकी सरकार को लेकर। तो इसी की आकांक्षा हम लोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए डॉक्टर साहब।